हेलो 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 हेलो। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्लांट किंगडम के अंदर अंदर बहुत सारी बातें करी हुई थी, जिसमें कि हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल याद करे थे। कुछ हमने बेसिक पॉइंट्स पढ़े थे, कुछ एग्जाम्पल याद करे थे और कुछ बेसिक पॉइंट पढ़े थे, जिसके बेसिस पर आज के डेट में हम इनका मेन इम्पोर्टेंट निकालेंगे लाइफ साइकिल के टॉपिक पे। और हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे एल्गी, जिसके अंदर से नीट के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं इन नीट। और इसके अलावा बोर्ड में भी इसका अच्छा खासा वेटेज होता है केवल प्लांट किंगडम के एल्गी वाले पार्ट का। अगर इस पार्ट को अगर हम लोगों ने कर दिया, समझ लो नीट के अंदर तो हमारा एक बढ़िया टाइप का 4 से 8 नंबर का एक पेपर हो गया, तो बढ़िया, बहुत ज़्यादा बढ़िया रहता है। ठीक है, तो आगे की बात करते हैं। एग्जाम्पल तो सबको याद हो ही गए होंगे, कोई ज़्यादा एग्जाम्पल थे नहीं। अब मेन बात करते हैं लाइफ साइकिल पे। तो ये जो लाइफ साइकिल है, इससे मतलब क्या है अपने को? एक लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता है? दिमाग से सोचो, लाइफ साइकिल का क्या मतलब होता है। अगर हम अपनी बात करें, जैसे मान लीजिए हम अपने पढ़ाई की बात करें, नॉर्मल डेज में सबसे पहले आप स्कूल जाते हो, उसके बाद घर आके सेल्फ स्टडी करते हो, ठीक है, या फिर ट्यूशन और कोचिंग। ठीक है, स्कूल में पढ़ते हो, स्कूल में पढ़ने के बाद सेल्फ स्टडी करते हो या ट्यूशन कोचिंग वगैरह। इसके बाद आप कुछ टेस्ट पेपर्स को सॉल्व करते हो। स्कूल गए, सेल्फ स्टडी करी, टेस्ट पेपर सॉल्व करे, देन हम आ गए मेन एग्ज़ाम देने के लिए। मेन एग्ज़ाम देने के लिए हम लोग आ गए, तो हमने एक सीक्वेंस फॉलो किया ना। इसी सीक्वेंस को जब हम दोबारा, मान लीजिए 11th में हमने ये केस किया, अब 12th में आ जाएंगे तो फिर से यही वाला केस आ जाएगा। तो बाई चांस जो हम ऐसे गए हैं, ये फिर से हम ऐसे ही आ जाएंगे। तो एक साइक्लिक फॉर्म को करने के लिए हम इसको एक साइकिल कहते हैं। बट ये लाइफ साइकिल इन प्लांट सेल का क्या मतलब है? प्लांट सेल में लाइफ साइकिल का क्या मतलब है? तो इसमें सबसे बड़ी बात आती है एक चीज़। सबसे पहले आता है एक क्वेश्चन, व्हाट इज हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड? व्हाट इज हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड? हैप्लॉइड और डिप्लॉइड से आपको क्या समझ में आता है? सोचो, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड से क्या समझ में आता है? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके लिए लगता है? तो ये लगता है एक सेल के लिए। एक सेल हैप्लॉइड कब है, ये डिप्लॉइड कब है? मान लीजिए हम कहते हैं सेल इज हैप्लॉइड और सेल इज डिप्लॉइड। बट कब? एक सेल को हम हैप्लॉइड कब बोलेंगे या एक सेल को हम डिप्लॉइड कब बोलेंगे? इसके लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट आता है। आपने क्रोमोसोम सुना होगा। एक सेल के अंदर, जैसे मान लीजिए ये सेल है, इसके अंदर इसका ये न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर मान लीजिए कुछ क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। एक तो ये क्रोमोसोम्स है,
ये न्यूक्लियस है, एक ये क्रोमोसोम्स है। अब देखो इस वाले में मैंने ये जोड़ा बनाया, ये एक जोड़ा हो गया, ये एक जोड़ा हो गया, ये एक जोड़ा हो गया और एक ये जोड़ा हो गया। पर मैंने इस वाले में सिंगल ही बनाया है। तो यही चीज़ डिफाइन करती है कि क्रोमोसोम का अगर जोड़ा होगा तो इसको हम कह देंगे डिप्लॉयड सेल। अगर क्रोमोसोम सिंगल होगा तो इसको हम कह देंगे हैप्लॉयड सेल। ठीक है, अगर क्रोमोसोम का जोड़ा होगा हमारे पास सेल के अंदर तो हम इसको डिप्लॉयड सेल कह देंगे, और क्रोमोसोम अगर सिंगल होंगे तो उसको हम हैप्लॉयड सेल कह देंगे। ये चीज़ समझ में आई? थोड़ी थोड़ी आई, पूरी तरीके से नहीं आई। और पूरी तरीके से समझाता हूँ, 5 मिनट लगेंगे। लाइफ साइकिल वाले टॉपिक पे हम 5 मिनट बाद आते हैं। ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है। हम बात करते हैं अमाउंट ऑफ डीएनए की। अगर हम अमाउंट ऑफ डीएनए की बात करें तो ये अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है? ये एक हो गया अमाउंट। इतने अमाउंट को हम कहते हैं सी। टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए इसके अंदर कितना हो जाएगा? देखो सेल साइकिल में हमने फेजेस पढ़े थे, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज। इन फेज़ों में G1 फेज पे अमाउंट होता है, अमाउंट ऑफ डीएनए G1 फेज में होता है 2C। S फेज में डीएनए की सिंथेसिस होती है, यानी डीएनए डबल होता है, तो हमारे पास हो जाता है 2C से 4C बनता है। G2 फेज में हमारे पास 4C आ जाता है, और M फेज में वापस 4C से 2C अमाउंट आ जाता है। तो अमाउंट ऑफ डीएनए, ये अगर एक सेल की बात करें तो ये कौन से फेज का सेल होगा? ये होगा एक G2 फेज का सेल। G2 फेज का सेल होगा तो इसकी अमाउंट हो जाएगी 4C। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं, हमने इस सेल को 2N क्यों कहा, हमने इस सेल को डिप्लॉयड क्यों कहा, इसकी प्लॉइडी के ऊपर हमने बात क्यों करी? प्लॉइडी का मतलब होता है क्रोमोसोम से रिलेटेड, और क्रोमोसोम होंगे अगर जोड़े में क्रोमोसोम होंगे, ये एक जोड़े में क्रोमोसोम है, तो हमने एक पार्ट को कह दिया N और एक को कह दिया हमने N। तो बेसिकली इस सेल को हम कह देंगे 2N। और क्रोमोसोम कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 2N = 8 कह सकते हैं हम लोग इसे। ठीक है, लेकिन यही अगर एक दूसरा सेल होता, सेम बना दे रहा हूँ, इसको हम कह देंगे N = 4, क्योंकि हैप्लॉइड सेल है, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम का एक कोई पेयर नहीं है, सिंगल फॉर्म में क्रोमोसोम है, यानी अमाउंट इसमें आधा है। ये चीज़ सिर्फ ये दिखाती है कि अमाउंट डबल है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई होगी। बाकी ये समझ जाना चाहिए अगर आपको हैप्लॉइड डिप्लॉइड कंसेप्ट, लेकिन इसके लिए आपको सेल साइकिल आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब इससे ज़्यादा इसको समय नहीं दे सकते।
अब आते हैं हम अपने अगले मेन टॉपिक पे, जो कि है लाइफ साइकिल। हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड की बात करी अभी हमने। अब हम अपने आसपास जो पेड़ देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई ट्री है, ये जो ट्री है, अब ये एक हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है? तो आप अपने पास जो मैक्सिमम ट्री देखते हैं ना, जैसे आम का पेड़ हो गया, जैसे मैंगो ट्री, नीम ट्री और एप्पल ट्री वगैरह वगैरह ले लो, एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? ये डिप्लॉयड होते हैं। ठीक है, ये अपनी डिप्लॉयड स्टेज को दिखा रहे हैं। लाइफ साइकिल का मतलब ये है, प्लांट के पास उसकी लाइफ में, प्लांट की भी तो एक लाइफ होगी, उस लाइफ में उसके पास कितनी स्टेजेस हैं, उसके पास कितनी स्टेजेस हैं, स्टेजेस। तो हम कहते हैं हाउ मैनी स्टेजेस, कितनी है, हाउ मैनी स्टेजेस इन अ लाइफ ऑफ प्लांट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है, हाउ मैनी स्टेजेस इन अ लाइफ ऑफ अ प्लांट। एक प्लांट की लाइफ में कितनी स्टेजेस होती हैं? तो उसके लिए हम लोग कहते हैं 2 स्टेजेस होती हैं, 2 स्टेजेस। ठीक है, इसको भी नोट नहीं करना, ये मैंने ऐसे ही लिखा है अभी समझाने के लिए। मेन अभी चीज़ लिखूंगा, अभी जो हैप्लॉइड है इसको हम लिखते हैं n, इसको हम लिखते हैं 2n। अब डिवीज़न पड़ी होगी माइटोसिस और मियोसिस। अगर हम हैप्लॉइड की माइटोसिस करते हैं, अगर हम हैप्लॉइड की माइटोसिस करेंगे तो हमको वापसी में हैप्लॉइड ही मिलेगा। हमको वापसी में जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हैप्लॉइड ही मिलेगा। अगर हम बात करें डिप्लॉइड की, डिप्लॉइड की अगर मैं माइटोसिस करता हूँ तो प्रोडक्ट में मुझे डिप्लॉइड ही मिलेगा। मतलब माइटोसिस करने से हमको प्रोडक्ट भी वही मिल रहा है। अगर हैप्लॉइड की करें तो हैप्लॉइड ही मिल रहा है, डिप्लॉइड की करें तो डिप्लॉइड ही मिल रहा है। ठीक है, अगर हम मियोसिस करते हैं, मान लीजिए हम चाहें कि इसकी मियोसिस करेंगे, तो भाई ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, ये पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो पीछे जाओ, पहले अच्छी तरीके से पढ़ो। डिप्लॉइड की होती है मियोसिस, जिससे हमको n मिलता है, क्योंकि ये रिडक्शनल डिवीज़न कहलाती है। मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीज़न कहते हैं और माइटोसिस को हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीज़न। इक्वल इक्वल हो जाता है। ठीक है, ये हो गया मियोसिस। अगर हम हैप्लॉइड की माइटोसिस करेंगे तो हमको हैप्लॉइड मिलेगा। इसको काट दो यार, तुम्हें कन्फ्यूज़न होगी, यहीं तक रहो, 3 पॉइंट को पकड़ो। हैप्लॉइड की माइटोसिस करेंगे तो हैप्लॉइड मिलेगा, डिप्लॉइड की माइटोसिस करेंगे तो डिप्लॉइड ही मिलेगा। अगर हम डिप्लॉइड की मियोसिस करते हैं तो हमको हैप्लॉइड मिलेगा। इसको नोट कर लो। अब आगे बढ़ते हैं। लाइफ साइकिल के टॉपिक में सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि अगर हैप्लॉइड डिप्लॉइड होता क्या है। सेकेंड थिंग आ जाती है हमारे पास कि हैप्लॉइड की अगर माइटोसिस करते हैं तो क्या मिलता है, और डिप्लॉइड की माइटोसिस करते हैं तो क्या मिलता है। और थर्ड थिंग इज़ डिप्लॉइड की अगर मियोसिस करेंगे तो हमको हैप्लॉइड मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं आगे। नोट कर लिया होगा। अब कोई प्लांट है, उसकी लाइफ में
2 स्टेजेस होती हैं। एक प्लांट की लाइफ में 2 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट ये हैप्लॉइड होती है। गैमेटोफाइट का मतलब होता है गैमेट बनाने वाला। ठीक है, हिंदी में लिख सकते हो गैमेट बनाने वाला, लिख लो यहाँ पे गैमेट बनाने वाला। अब सोचो, एक तो ये स्टेज हो गई, सेकंड स्टेज आती है स्पोरोफाइट। ये होती है डिप्लॉयड स्टेज। इसको क्या कहेंगे? स्पोर बनाने वाला। ठीक है, गैमेटोफाइट इज गैमेट बनाने वाला स्ट्रक्चर, कोई ऐसी चीज़ जो गैमेट बना रही है। ठीक है, स्पोरोफाइट को हम कहेंगे कोई ऐसी चीज़ है जो स्पोर बना रही है, स्पोरोफाइट। अब ये हैप्लॉइड है। ठीक है, अगर मैं इसकी माइटोसिस कर दूं, अगर मैं इसकी माइटोसिस कर दूं तो मुझको क्या मिलेगा? हैप्लॉइड ही मिलेगा। और गैमेटोफाइट यानी गैमेट बनाने वाला, ये क्या करेगा? गैमेट बना रहा है, तो ये क्या बना देगा? एक गैमेट बना देगा जिसकी प्लॉइडी क्या होगी, यानी एन होगा या 2n होगा? एन होगा, माइटोसिस हो रही है तो। स्पोरोफाइट, अगर ये क्या करता है, स्पोरोफाइट का काम होता है स्पोर बनाना। क्या बनाएगा ये? स्पोरोफाइट बनाएगा स्पोर, और स्पोर होता है हैप्लॉइड। तो क्या करना पड़ेगा हमें इसमें? डिप्लॉइड को क्या करें जो हैप्लॉइड आ जाए, तो हम इसकी मियोसिस कर देंगे। इसके अंदर अगर मियोसिस हो जाए तो स्पोर बन जाएगा। ठीक है, तो मेन चीज़ समझो कि प्लांट की लाइफ साइकिल में 2 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, 2 स्टेजेस में भी एक स्टेज होती है गैमेटोफाइट जो कि गैमेट बनाएगी। हैप्लॉइड होती है, माइटोसिस इसके अंदर होगी तो गैमेट बन जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। स्पोरोफाइट यानी कि स्पोर बनाने वाला, ये स्टेज डिप्लॉइड होती है। अगर हम इसकी मियोसिस कर देते तो हमारे पास स्पोर मिल जाएगा जो कि हैप्लॉइड होता है। ठीक है, इतनी बात को समझ में आए? इसको लिख लो, नोट कर लो इसे। गैमेटोफाइट की अगर माइटोसिस करेंगे तो गैमेट बन जाएगा, स्पोरोफाइट की अगर हम मियोसिस कर देंगे तो हमको स्पोर मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। नोट कर लो, मैं डालूंगा, पॉज करके नोट कर लेना। अब देखो, प्लांट की लाइफ साइकिल में, सुनो, प्लांट की लाइफ साइकिल में 2 स्टेजेस हैं। ऐसे देखो, प्लांट की लाइफ साइकिल में 2 स्टेजेस हैं, एक गैमेटोफाइट, एक स्पोरोफाइट। ये गैमेट बनाएगा, ये स्पोर बनाएगा। ये हैप्लॉइड होता है, ये डिप्लॉइड होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। हैप्लॉइड की अगर हम माइटोसिस कर देंगे तो हमको गैमेट मिल जाएगा। इसकी जो कि डिप्लॉइड है, स्पोरोफाइट, अगर हम इसकी मियोसिस कर देंगे तो हमको स्पोर मिल जाएगा। इसको चाहे तो याद कर लो, चाहे कुछ भी करो, ये चीज़ कंफर्म होनी चाहिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ हो गई है। ठीक है, अब आते हैं दूसरी बात पे। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल एंड टाइम ऑफ स्टेज, इसके बेसिस पे हमने क्या कर दिया, लाइफ साइकिल लिख रहे हैं हम। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल या टाइम ऑफ स्टेज हम लाइफ साइकिल लिख रहे हैं। एक गैमेटोफाइट एक सिंगल सेल का भी हो सकता है या फिर एक बहुत सारे सेल्स यानी हजारों सेल्स का भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे एक स्पोरोफाइट भी एक सेल का भी हो सकता है। एक सेल को हम जाइगोट कह देते हैं और बहुत सारे सेल्स को हम एक स्पोरोफाइट कह देते हैं, एक स्पोरोफिटिक स्टेज कह देते हैं। ठीक है, तो
हमारे पास 3 स्टेजेस आती हैं, हमारे पास आती हैं 3 स्टेजेस, मतलब 3 लाइफ साइकिल आती है हमारे पास, सॉरी। एक आती है हैप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। सेकेंड आ जाती है डिप्लॉन्टिक, तीसरी आ जाती है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। अब देखो, सुनो ये ध्यान से। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल एंड टाइम ऑफ स्टेजेस हमने लाइफ साइकिल को क्लासीफाई कर लिया। अब मैं लिख रहा हूँ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, मैं लिख रहा हूँ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का क्या मतलब है, इसके नाम से ही पकड़ो, यानी जो हैप्लॉइड स्टेज, हैप्लॉन्टिक मतलब हैप्लॉइड स्टेज। हैप्लॉइड स्टेज कौन सी है, गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट यहाँ पे मेन होगी, यानी पूरे प्लांट में, यानी मान लो एक प्लांट की जो लाइफ है ना 1 साल की है, मान लो किसी प्लांट की जो लाइफ है ना वो 1 साल की है, तो उसमें से जो 11 महीने है ना हैप्लॉइड स्टेज होगी, और बाकी 1 महीने क्या होगी, डिप्लॉइड स्टेज यानी स्पोरोफाइट। सोचो अगर एक प्लांट है जिसकी लाइफ साइकिल है 1 ईयर की, 1 साल तक वो जीता है, ठीक है। इसमें से हम कहेंगे 11 मंथ, जो 11 मंथ है ना वो तो होंगे गैमेटोफाइट, और 1 मंथ जो हो गया वो दिखेगा स्पोरोफाइट। समझो, किसी प्लांट की पूरी लाइफ यानी कि कितने समय तक वो जीता है वो आ रही है 1 साल की, यानी 12 मंथ की। 11 मंथ तो केवल गैमेटोफाइट दिख रही है, और 1 महीना दिख रहा है स्पोरोफाइट। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, देखो मेन जो है ना, जो हमको दिख रही है, हमको 90% क्या दिख रही है, 90 या 95%, 95% हमको गैमेटोफाइट स्टेज दिख रही है, तो हम उसकी लाइफ साइकिल को कह देते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, यानी मेन स्टेज इसकी हैप्लॉइड है। तो हम इसमें यही करेंगे ना कि इसकी मेन स्टेज हैप्लॉइड है, ये लिखेंगे भाई, मेन स्टेज इसकी हैप्लॉइड है। अगर डिप्लॉन्टिक की बात करें, डिप्लॉन्टिक का मतलब कहाँ से निकल रहा है, डिप्लॉइड से। डिप्लॉइड कौन सी होती है, स्पोरोफाइट स्टेज। स्पोरोफाइट स्टेज जो है वो मेन है, मेन स्टेज यहाँ पे आ गई स्पोरोफाइट स्टेज। इसी तरीके से रिलेट करके पढ़ सकते हो। मेन स्टेज डिप्लॉइड, या स्पोरोफाइट भी लिख सकते हो, जो भी लिखो, ठीक है। तो और ये समझ में बात, हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक, इसको तो समझ में आया, बट यार ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक का क्या मतलब है, सोचो हैप्लोडिप्लॉन्टिक का क्या मतलब है। मतलब हैप्लॉइड भी अच्छी खासी दिखेगी। मान लो कोई प्लांट है जिसके अंदर 5 महीने हमको हैप्लॉइड दिख रही है, 7 महीने हमको डिप्लॉइड दिख रही है, या कोई ऐसा प्लांट भी कह सकते हैं जिसमें 7 महीने हमको हैप्लॉइड दिख रही है, केवल 5 महीने हमको डिप्लॉइड दिख रही है। तो ऐसा तो नहीं कह सकते ना, इसके जैसा हाल तो नहीं है, बीच का हाल है ना। तो उस वाले केस में हम आते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पे, ठीक है। उस वाले केस में हम कहते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में, जिसमें हम कह देंगे बोथ स्टेज विजिबल और अच्छे खासे टाइम के लिए विजिबल होती हैं, ठीक है। हम कहेंगे बोथ स्टेज विजिबल, बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड स्टेज विजिबल, ठीक है। यहाँ पे बोथ स्टेज विजिबल होंगी, यहाँ पे केवल हैप्लॉइड स्टेज ज़्यादातर दिखेगी, मेन स्टेज या फिर डोमिनेंट स्टेज कह सकते हैं हम इसको, हैप्लॉइड है यहाँ पे डोमिनेंट स्टेज हमारे पास डिप्लॉइड है। यहाँ पे डोमिनेंट स्टेज की अगर हम बात करें तो भाई दोनों ही सरदार हैं,
दोनों ही सरदार हैं, हैप्लॉइड भी सरदार है और वो भी सरदार है। अब ये बात समझ में आ गई, यहीं तक रुको अभी। इसको नोट कर लो और इसको 5 बार पढ़ो, केवल 5 बार पढ़ना आपको। और इसकी इस ऐसे कोई एग्जांपल लेके आप इसको रिलेट करो। मैं 5 तो गिन रहा हूँ और इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ना है जरा सा। 1 2 3 4 5 मिटा रहा हूँ। कर लिया। अब सुनो, हमारे पास कितनी डिवीज़न थी प्लांट किंगडम में? 5। एक थी एल्गी, एक थी ब्रायोफाइट, एक थी टेरिडोफाइट, एक थी जिम्नोस्पर्म, एक थी एंजियोस्पर्म। ये 5 स्टेजें थी हमारे पास, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो एल्गी और ब्रायोफाइट ये आते हैं हमारे पास हैप्लॉइड में, इनको हम हैप्लॉइड प्लांट कहते हैं, ठीक है। अभी इतना सुनो, इनको हैप्लॉइड प्लांट कहते हैं। अब बाकी ये जो आए 3, इनको हम डिप्लॉइड प्लांट कहते हैं। इनको हमने हैप्लॉइड प्लांट का, इनको हमने डिप्लॉइड प्लांट का, ठीक है। अब सोचो अब लाइफ साइकिल से इसको रिलेट करो कि यार इसको हमने हैप्लॉइड प्लांट क्यों कहा, इसको हमने डिप्लॉइड प्लांट क्यों कहा। मेन स्टेज हैप्लॉइड है, मेन स्टेज डिप्लॉइड है, तो क्या लगता है इसमें कौन सी लाइफ साइकिल लग रही होगी? इसकी लाइफ साइकिल में मेन स्टेज हैप्लॉइड है, इसकी लाइफ साइकिल में मेन स्टेज हैप्लॉइड है, इसकी लाइफ साइकिल में भी मेन स्टेज डिप्लॉइड है, इन दोनों में भी डिप्लॉइड है मेन स्टेज, या जिसको हम डोमिनेंट स्टेज भी कह सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? अब और लिखो, एल्गी जो है इसके अंदर होती है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, इसके अंदर होती है, ब्रायोफाइट में होती है हैप्लो डिप्लॉन्टिक। इसके अंदर भी होती है हैप्लो डिप्लॉन्टिक, ठीक है। इसके अंदर होती है डिप्लॉन्टिक, इसके अंदर होती है डिप्लॉन्टिक। अब सुनो, एल्गी जो है वो एक हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करती है, एल्गी के अंदर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, तो हमने इसको मेन स्टेज हैप्लॉइड कह दिया, ठीक है, समझ गए। ब्रायोफाइट एक हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है, ठीक है। ब्रायोफाइट एक हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है, पर है हैप्लॉइड प्लांट, हैप्लॉइड प्लांट है। तो इसको जैसे मैंने अभी बताया था ना एग्जांपल लेके, मान लो कोई प्लांट है, उसका लाइफ स्पान जो है ना, या लाइफ स्पान या लाइफ पूरी वो 1 ईयर की है, 1 ईयर की, तो इसमें 5 मंथ और 7 मंथ, 5 मंथ हैप्लॉइड डिप्लॉइड स्टेज है, ये हैप्लॉइड स्टेज,
तो इस टाइप के प्लांट को हम ब्रायोफाइट नहीं कह देंगे? इस प्लांट के पास हम ब्रायोफाइट नहीं कह देंगे? क्यों? क्योंकि इस प्लांट में मेन सरदार कौन है? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड स्टेज मेन सरदार है। इस हिसाब से हमने हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होने के बावजूद ये प्लांट हैप्लॉइड हुआ। ठीक है, इसी तरीके से हम ब्रायोफाइट को कर सकते हैं। इसी तरीके से आप टेरिडोफाइट को भी पकड़ सकते हो। ठीक है, मेन स्टेज तो इसके अंदर डिप्लॉइड ही है, बट ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं, और प्लांट भी डिप्लॉइड है, यानी इसमें मेन स्टेज डिप्लॉइड है। और हैप्लॉइड स्टेज तो दिखती नहीं है, बहुत कम दिखती है। आसपास के हमने पेड़ देखे हैं वो एंजियोस्पर्म होते हैं। आम का पेड़, केले का पेड़, नीम का पेड़, बरगद का पेड़, बाकी जितने भी आपने पेड़ वगैरह देखे हैं सारे एंजियोस्पर्म होते हैं। अब जब वो एंजियोस्पर्म होते हैं तो क्या जो हम स्टेज देखते हैं वो यही तो होती है डिप्लॉइड। डिप्लॉइड स्टेज होती है वो। हैप्लॉइड हमको दिखती नहीं। हैप्लॉइड हमको दिखती नहीं। नंबर ऑफ सेल की बात करी थी, बहुत कम सेल वाली स्टेज होती है हैप्लॉइड वाली, हमको दिखती नहीं है। चमका, थोड़ा बहुत चमका है। अब इनकी डिटेल में बात करते हैं एक एक लाइफ साइकिल की। ठीक है, मिटा रहा हूँ मैं इसे, नोट कर लेना पॉज करके। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि एल्गी की लाइफ साइकिल कौन सी है, तो सीधे से बता दो क्या कौन सी लाइफ साइकिल है? हैप्लॉन्टिक। एल्गी की लाइफ साइकिल कौन सी है? हैप्लॉन्टिक। तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं तुमको एल्गी की लाइफ साइकिल पढ़ा रहा हूँ, तो तुम क्या समझोगे कि भाई हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो अब एल्गी की लाइफ साइकिल पढ़ते हैं। ठीक है, अब या तो तुम एल्गी की लाइफ साइकिल बोल दो उसे, या तुम उसे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोल दो, बात एक ही है। ठीक है, तो देखो ये एक फिलामेंटस एल्गी है। हैप्लॉइड हो गई है, ये हैप्लॉइड है। इसी को हम कहते थे गैमेटोफाइट स्टेज। गैमेटोफाइट स्टेज कैसी है? हैप्लॉइड है। एक और है, ये भी फिलामेंटस एल्गी है। हैप्लॉइड, बट ये मल्टी सेलुलर है, दिख रही है ना, इसमें बहुत सारे सेल है, ये मल्टी सेलुलर है। लिख देता हूँ, ये भी मल्टी सेलुलर है। मैंने क्या करा, इसमें माइटोसिस करा दी। गैमेटोफाइट है, ठीक है, माइटोसिस कराई है तो हमारे पास गैमेट बन जाएगा। ये आ गया हमारे पास गैमेट, इसको हमने हैप्लॉइड कह दिया। इसके अंदर भी माइटोसिस करा दी, गैमेट बना दिया। ठीक है, इन दोनों को करा दिया हम लोगों ने फ्यूज करा दिया, फ्यूजन ऑफ गैमेट करा दिया, यानी फर्टिलाइजेशन करा दी। तो हमारे पास बना कुछ ये जाइगोट 2n है, डिप्लॉइड चीज है और यूनिसेलुलर है।
दूसरे कलर से इसलिए लिख रहा हूँ यार जिससे तुमको चमके, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हम लोगों ने करा दी मियोसिस, और ये जो डिप्लॉयड है ना, इसी को हमने कहा है स्पोरोफाइट स्टेज। इसके अंदर स्पोरोफाइट, एल्गी के अंदर जाइगोट स्पोरोफाइट स्टेज शो करता है। इसकी हमने मियोसिस कर दी, अच्छे नहीं बन रहे, बढ़िया बनाते। ये हमारे पास कुछ बन गए स्पोर, विजिबल हो रहा है इतना नीचे, मस्त हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने स्पोर बना दी, इसकी मियोसिस करवाई, स्पोर बने जो कि हैप्लॉइड है। स्पोरोफाइट की मियोसिस करवाएंगे जिससे कि स्पोर बन जाएंगे। अब ये जो स्पोर है इसकी हमने क्या करा दी, माइटोसिस करा दी। हैप्लॉइड की माइटोसिस करा दी तो हमारे पास मल्टी सेलर हैप्लॉइड मिल जाएगा। तो ये मेन इसकी लाइफ साइकिल चलती है एल्गी की, ठीक है। अब समझो, कोई एल्गी है, उसके अंदर गैमेटोफाइट स्टेज दिखी, यहाँ दिख रही है। उसके बाद हम यहाँ गए, यहाँ पे भी गैमेटोफाइट स्टेज यानी हैप्लॉइड स्टेज दिख रही है। इधर भी हैप्लॉइड दिख रहा है, इधर भी हैप्लॉइड दिख रहा है। यहाँ पे जाइगोट आया, डिप्लॉइड स्टेज आई, और कुछ ही सेकंडों के अंदर अंदर हैप्लॉइड स्टेज वापस आ गई। फिर हैप्लॉइड चली, फिर 2 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए ये आया, फिर हैप्लॉइड चली। यानी मेन चीज़ तो यहाँ पे हैप्लॉइड ही दिख रही है। कुछ ही समय के लिए हमको डिप्लॉइड दिखा, है कि नहीं, कुछ ही समय के लिए हमको डिप्लॉइड दिखा। तो उसी कुछ समय के डिप्लॉइड के लिए हमने इसको कह दिया भाई ये एक तो वैसी है। यहाँ पे ये मल्टी सेलर दिखा। एक तो 2 केस की बात करी थी हमने, एक तो नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे, सेकंड थी किस टाइम के बेसिस पे। एक तो मल्टी सेलर के सामने यूनिसेलुलर ही दिख रहा है, वो भी बहुत कम समय के लिए दिख रहा है। तो इसलिए हम एल्गी की लाइफ साइकिल को हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं, समझे। एक बार और, मल्टी सेलर एल्गी है, माइटोसिस कराई, गैमेट बना, हैप्लॉइड अभी तक चल रही है, अभी तक हैप्लॉइड खेल चल रहा है। जाइगोट जैसे ही आया ना, इसके अंदर हमने मियोसिस करवा दी। एल्गी के अंदर, जाइगोट के अंदर मियोसिस हो जाती है, फिर से हैप्लॉइड कंडीशन आ गई। कुछ समय के लिए भी नहीं टिका भाई, बहुत कम समय के लिए टिका है, और वापस समय पास हैप्लॉइड कंडीशन आ गई। पूरे में सारी तो हमको हैप्लॉइड कंडीशन दिख रही है, इसलिए हमने इसकी लाइफ साइकिल को हैप्लॉन्टिक कहा। पर फिर भी एक्सेप्शन नाम की बीमारी है ना, केमिस्ट्री ने कुछ यहाँ पे भी डाल दी है। मतलब केमिस्ट्री से बुरी संगत का असर है, इस पे भी आ गई। कुछ एल्गी हैं, अब एल्गी के मैंने इतने सारे एग्जांपल करवाए थे। कुछ एल्गी ऐसी हैं जो कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो नहीं करती, ठीक है। अब ये नोट कर लो, एक्सेप्शन लिखवाता हूँ, उसमें मज़ा आएगा। चलो हम कह रहे हैं ऑल एल्गी शो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। सारी की सारी एल्गी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करती हैं, बट कुछ नहीं करती। एक्सेप्शन कहते हैं उनको, बताते हैं कौन कौन सी नहीं करती। लिखो, एक्टोकार्पस, ठीक है, एक हो गई। कैल्प दूसरी हो गई। तीसरी आती है हमारे पास पॉलीसल्फोनिया। एक आती है हमारे पास फ्यूकस। एक्टोकार्पस, कैल्प और पॉलीसल्फोनिया, ये जो 3 है ना, ये देती है हमको हैप्लोडिप्लॉन्टिक ये तीनों एल्गी
नाम लिख लो, क्वेश्चन आता है इससे बहुत ज़्यादा। एक्टोकार्पस स्कैल्प और पॉलीसल्फोनिया हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करती हैं। आया समझ में? फ्यूकस डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करती है। और भाई एक बड़ी बात, ये जो है ना, ये 2-3 बार पेपर में आ चुका है नीट के, सेम क्वेश्चन। फ्यूकस कौन सी लाइफ साइकिल शो करता है? ये वाला क्वेश्चन 2-3 बार पूछ चुके हैं, तो भाई इसको तो फिर कभी भी और पूछा जा सकता है। तो इसके ऊपर क्या करेंगे, मेन स्टार बनाएंगे कि भाई बिल्कुल नहीं भूलना। भूलना तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये वाला तो बिल्कुल याद रखना है, ठीक है? आ जाओ। तो हमने एक लाइफ साइकिल तो पढ़ ली, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कंप्लीट। अब हम पढ़ते हैं यार ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक वाली जो बात है ना, जिसमें दोनों चीज़ें शेयर होती हैं, इसकी बात करते हैं, ठीक है? मिटा रहा हूँ मैं इसे, लिख लो। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, 2 बेसिस करे थे, याद रखना। एक तो नंबर ऑफ सेल और टाइम ऑफ स्टेज, ठीक है? नंबर ऑफ सेल और टाइम ऑफ स्टेज, 2 बेसिस याद रखना। मेन चीज़ें तो इसी से पूरी हो जाएंगी, ठीक है? तो यहाँ पे जो गैमेटोफाइट स्टेज है ना, उसके अंदर ना बहुत सारे सेल्स हैं। यह है गैमेटोफाइट स्टेज। हैप्लॉइड है और कैसी है, मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर है, गैमेटोफाइट स्टेज मल्टी सेलुलर है और अच्छे खासे समय के लिए है। भाई हमको हैप्लॉइड दिखता है, मल्टी सेलुलर दिखता है, हम इसके माइटोसिस करवा देते हैं फिर इसकी माइटोसिस करवाएंगे, गैमेटोफाइट गैमेट बना देगा, और एक ऐसी सेम टू सेम ने एक और गैमेट बना दिया। एक ऐसी और है, बहुत सारी होती है ना, तो गैमेट बना दिया। और ये दोनों क्या करें, फ्यूज़ कर गए, इनका हो गया फ्यूज़न ऑफ गैमेट। कितनी बड़ी अंग्रेजी है ना, फ्यूज़न ऑफ गैमेट हो गया। इसके बाद बनता है हमारे पास जाइगोट। डिप्लॉयड। अब भाई जाइगोट है अपनी पूरी चौड़ में, भाई साहब मैंने डेवलप होना है। इसने क्या करा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जाइगोट जो है ना, ये भाई चौड़ा होने लग गया। इसने क्या करा, माइटोसिस कर ली। कह रहा मैं ना कर रहा मियोसिस, मैं तो माइटोसिस करूँगा। इसने माइटोसिस जहाँ करी, ओ भाई साहब एकदम बढ़िया सा, स्पोरोफाइट स्टेज बन गई। जो कि डिप्लॉयड होती है और देखने से मल्टी सेलुलर तो लगी रही है। समझे? जाइगोट की माइटोसिस हो गई,
स्पोरोफाइट स्टेज बन गई मल्टी सेलुलर। गैमेटोफाइट की सेल्स देखो कितने सारे हैं। अब इसके देखो स्पोरोफाइट के कितने सारे हैं, है कि नहीं? कोई किसी से कम लग रहा? कोई नहीं लग रहा भाई। इसके पास भी 2 स्टेजेस हो गई, इसके पास भी। अब ये क्या करेगा, ये अब करवाएगा मियोसिस। इसने बनवा दिया स्पोर, इसने बना दिया स्पोर। आगे बढ़ते हैं। आ गई मियोसिस, सॉरी, आ जाओ, अब समझते हैं, ठीक है। गैमेटोफाइट स्टेज जो है, इसके नंबर ऑफ सेल्स देखो भाई साहब, बहुत सारे हैं, करेक्ट बात। टाइम देखो कितना आ रहा है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, ठीक है। अब टाइम ऑफ स्टेज की बात करते हैं। जाइगोट, स्पोरोफाइट स्टेज, बहुत सारा कुछ है भाई। मुझे तो कोई भी किसी से कम नहीं लग रहा। तुमको कोई कम लग रहा है तो बताओ। ये भी शेड लग रहा है, वो भी शेड लग रहा है। तो भाई इसके अंदर मैं यहाँ लिखता हूँ, या फिर इसको नोट कर लो, इसके बाद लिखते हैं कुछ 4 या 5 पॉइंट, उसमें बड़ा मज़ा आएगा। 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, पॉज करो, नोट कर लो। 1 2 3 4 5, ठीक है। रब करूँगा। हम कहते हैं बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड स्टेज विजिबल। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड स्टेज भी बढ़िया दिखी, डिप्लॉइड स्टेज भी बढ़िया दिखी, ठीक है। इस वजह से हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं। एक आती है हमारे पास ब्रायोफाइट, एक तो ब्रायोफाइट आती है और एक टेरिडोफाइट आती है। तो ये शो करती हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक, तो ये दोनों शो करते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब भाई क्यों शो करते हैं? क्योंकि भाई इसमें दोनों स्टेजेस बहुत बढ़िया तरीके से दिखती हैं। हैप्लॉइड स्टेज भी बहुत बढ़िया तरीके से दिखती है और डिप्लॉइड स्टेज भी बहुत बढ़िया तरीके से दिखती है, ठीक है जी। बट ब्रायोफाइट, इसको दूसरे कलर से लिखते हैं, चमकेगा मस्त। ब्रायोफाइट एक हैप्लॉइड प्लांट है। हैप्लॉइड प्लांट है, वाई? तो इसका रीज़न हम लोग लिखते हैं, बिकॉज हैप्लॉइड स्टेज इज डोमिनेंट ओवर डिप्लॉइड, ठीक है। हैप्लॉइड स्टेज डोमिनेंट है डिप्लॉइड के ऊपर,
इसलिए ब्रायोफाइट को हम लोग हैप्लॉइड प्लांट कहते हैं। अब आता है एक अगला पॉइंट टेरिडोफाइट का। ये है डिप्लॉइड प्लांट। बोलो बोलो साथ में बोलो। बिकॉज डिप्लॉइड स्टेज इज डोमिनेंट ओवर हैप्लॉइड स्टेज। ठीक है, बिकॉज डिप्लॉइड स्टेज इज डोमिनेंट ओवर हैप्लॉइड स्टेज। समझ में आ गया होगा यार, नोट कर लो जल्दी से नोट कर लो। अगली लाइफ साइकिल में पढ़ेंगे, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। जल्दी नोट कर लो, बिठा रहा हूँ। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जाहिर सी बात है, दिख रहा है डिप्लॉयड स्टेज डोमिनेंट होगी और डिप्लॉयड स्टेज के सेल्स भी ज़्यादा होंगे, मतलब यहाँ पे गैमेटोफाइड स्टेज कुछ दिखनी नहीं है। ये देखो, अब शायद तुम लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि यार कम करके भी मैंने बहुत सारे सेल्स बना दिए। ठीक है, बहुत सारे सेल्स बना दिए। अब प्लांट सेल ना माइक्रोस्कोपिक होता है, ऐसे सारे सेल माइक्रोस्कोपिक होते हैं ना, ऐसे ही। अब ये कुछ जो मैंने सेल्स बना दिए ना, जो मेन प्लांट होता है, नीम का पेड़ देखा कितना बड़ा होता है, आम का पेड़ देखा कितना बड़ा होता है, पीपल का पेड़ देखा कितना बड़ा होता है, उसके आगे क्या है? ये कुछ भी नहीं है। होंगे 1500 सेल, लेकिन उसके आगे क्या? वो तो इतने सारे सेल्स होते हैं, करोड़ों अरबों सेल्स होते हैं। ये समझे? थोड़े बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत कम है उसके आगे। हमको ये नहीं कहना कि भाई इतने होने चाहिए, 5 सेल होने चाहिए, 10 सेल होने चाहिए। हमें मेन बात ये रखनी है कि जो स्पोरोफाइट स्टेज है ना, उसके कंपैरिजन में इसके सेल बहुत कम होने चाहिए। ऐसा रेशो होना चाहिए 1:1000, ये 1:10,000, ऐसा रेशो होना चाहिए, या फिर इससे भी ज़्यादा। 1 तुम 1 करोड़ कर दो, 1 को तुम 1 करोड़ से कर दो, समझे? इस फॉर्म में हम लोग कर रहे हैं। आ जाओ आगे करते हैं, टाइम बहुत वेस्ट कर रहे हैं हम लोग। इसकी क्या करवा देंगे? माइटोसिस करवा देंगे, गैमेट मिल जाएगा हमको। अब तो आदत हो गई होगी यार इसकी, इतनी देर से कर रहे हैं। एक और कहीं से गैमेट आ जाएगा, हैप्लॉइड होगा, वो भी फ्यूज़न हो जाएगा इनका, एक बहुत बढ़िया चीज़ बन जाएगी, ज़ाइगोट। अभी तक ये थोड़ा ही फैला था, अभी और ज़्यादा फैल गया है। माइटोसिस करेगा ये। अब देखो पूरा प्लांट ही बना देते हैं। ये ले, ये ले, ये ले। अजीब सा प्लांट बन गया है यार, मज़ा नहीं आ रहा। मज़ा लेके आते हैं इसके अंदर। बचपन वाले पेड़ याद कर रहे थे, आज काम आ रहे हैं। ये लो,
बन गया पेड़। क्या कहेंगे इसको? स्पोरोफाइट स्टेज। जो कि डिप्लॉयड होगी, मल्टी सेलुलर है। अब इसके एज सच क्या कर देंगे हम लोग? अब जाओ, ज़्यादा मज़े में नहीं आते। मियोसिस करेंगे इसकी, स्पोर बनेंगे हमारे पास, स्पोर जो कि एप्लाइड होंगे। इसको हम बना देंगे ये, माइटोसिस करेंगे स्पोर, और हमारे पास वापस गैमेटोफाइट स्टेज में आ जाएंगे। अब देख दो सेल्स के बेसिस पे कितने सारे सेल्स हैं इसके। जब ये चीज़ कांस्टेंट रह जाएगी ना, तब हम सेल्स के बेसिस पे बात करते हैं, समझे? समझ आ गई होगी। चलो एक बार समझा देता हूँ छोटी सी। ये समझो मेरे पास, मान लो ये जो मेरी मुट्ठी है ना, ये हाथ, ये पंच मेरा, ये पूरा है गैमेटोफाइट स्टेज। और जो मैं पूरा खड़ा हुआ हूँ, सर से लेकर पैर तक, पैर नहीं दिख रहे होंगे, पूरा सर से लेकर पैर तक जो मैं खड़ा हूँ, ये है मेरी स्पोरोफाइट स्टेज। इस तरीके से सोचो, ये अपने खुद खड़े हो जाओ शीशे के आगे। जैसे मान लो यहाँ पे शीशा रखा है, यहाँ पे ऐसे करके खड़े हो जाओ, ऐसे हाथ करो और अपने आप को पूरा इमेजिन करो। चलो जल्दी इमेजिन करो कि हाँ भाई कौन ज़्यादा है, ये ज़्यादा है या फिर पूरा शरीर ज़्यादा है। उसी तरीके से हम इसको देखेंगे। गैमेटोफाइट स्टेज बहुत छोटी है और बहुत कम समय के लिए आती है स्पोरोफाइट स्टेज के आगे। ये बहुत लंबे समय तक दिखता है हमको। लंबे समय तक क्या यार, जब तक हम देखते हैं हमको यही दिखता है, ये तो दिखता ही नहीं, बहुत कम दिखता है। ठीक है, वही मजाक की बात है, नोट करो, मिटा रहा हूँ। दो तीन पॉइंट। डिप्लॉयड स्टेज, डोमिनेंट। डोमिनेंट क्या, पिताजी है उसके आगे। वो तो बच्चा लग रहा है। आगे आते हैं, इसके आगे आती है जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इनके अंदर क्या होती है? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। और मेन स्टेज डिप्लॉयड। नोट कर लो, यहाँ पे हमारा लाइफ साइकिल वाला टॉपिक होता है ख़त्म। ठीक है, अब यहाँ से होगा उसका दूसरा पार्ट शुरू, जिसको हम कहते हैं डिविजन्स की पढ़ाई करना। पहले हम करेंगे एल्गी की पढ़ाई, सेकंड हम लेंगे ब्रायोफाइट, देन हम लेंगे टेरिडोफाइट, देन जिम्नोस्पर्म और देन एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो यहाँ से आगे जाने से पहले मैं इसको रब कर दूँ। यहाँ से आगे जाने से पहले, यहाँ से जितना भी आपको आगे जाना है, एल्गी पढ़नी है, ब्रायोफाइट पढ़ना है या टेरिडोफाइट पढ़ना है, उससे पहले यहाँ तक का बहुत ही ज़्यादा अच्छे से या तो लर्न कर लो, या फिर कम से कम 5 से या 6 रीडिंग करो, हो जाएगा। 5 से 6 रीडिंग के अंदर अंदर हो जाएगा। और एक और पॉइंट, एनसीईआरटी मेरे पास भी पड़ी है गिरी। अब आप कहोगे कि भाई मुझे लाइफ साइकिल वाला टॉपिक नहीं दिख रहा, तो अब जब प्लांट किंगडम के लास्ट वाले पेजेस में आओगे तब आपको लाइफ साइकिल वाला टॉपिक दिख जाएगा। ये वाला जो टॉपिक है ना, जैसे मैंने 3 चीज़ें पढ़ाई, सुनो।
एक तो मैंने एग्जाम्पल पढ़ाया, सेकेंड में मैंने सब कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ाई, उसके बाद हम आ गए लाइफ साइकिल पे। ये जो 3 चीज़ें हैं ना, ये पढ़ने के बाद ये जो बाकी के जितना भी बचा ना, ये 3 लेक्चर के अंदर हो जाएगा। बाकी का जितना भी बचा है 3 लेक्चर के अंदर हो जाएगा, कुछ नहीं बचा इसमें। ये समझ लो 50% से ज़्यादा तुमने प्लांट किंगडम कर लिया। अब तो बस बातें करनी है। अच्छा ऐसा होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ, उसको एक्सेप्शन दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं अगली एल्गी स्टार्ट कर रहा हूँ। उस एल्गी आपको पढ़ने से पहले सारी की सारा ये बढ़िया तरीके से रिवाइज करना है। कम से कम 5 रीडिंग करना है अपने नोट्स की, 5 रीडिंग करना है अपने उसकी एनसीईआरटी की, फिर आना आप यहाँ पे। ठीक है, आ जाओ। एल्गी एल्गी कैसी दिखती है ये, देखिए किसी ने कहीं पे पानी जमा हुआ देखा है? पानी भर गया हो किसी पे बहुत ज़्यादा, किसी जगह पे बहुत सारा पानी भर जाता है, तो उसके ऊपर कुछ हरा हरा सा मटेरियल सा नहीं जम जाता। हम कहते हैं यार ये हरा हरा क्या लग रहा है, गंदा सा, हम इसको साफ करके फेंक देते हैं। तो ये जो हरा हरा होता है ना, एल्गी होती है, एल्गी होती है। थोड़ा सा समझ में आया होगा। अब क्या करूँ, वीडियो बंद करो, गूगल पे जाओ, एल्गी सर्च कर देना और फोटो देखना इसकी। आपको ऐसा बढ़िया सा तालाब सा दिख जाएगा, ऐसा कुछ तालाब सा दिख जाएगा। ये पूरा तालाब है और यहाँ पे ऐसे 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 से करके कोई एल्गी फैली हुई है, कोई पानी जम गया होगा, एल्गी फैली हुई है, एल्गी फैली हुई है, एल्गी फैली हुई है। ठीक है, ऐसे आपको बहुत सारी इमेजेस मिल जाएंगी। ठीक है, एल्गी फैली पड़ी है, एल्गी पूरी तरीके से फैली पड़ी है इस फॉर्म में। मैं ज़्यादा ही मज़े में आ गया यार। चलो, तो एल्गी के कुछ पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट मैंने पढ़ा था क्रिप्टोगैमी, फेनेरोगैमी। तो ये क्या है? क्रिप्टोगैमी है भाई, क्रिप्टोगैमी। सेकंड थिंग हमने क्या पढ़ी थी? एल्गी हैप्लॉइड है, ये भी लिख लो, एल्गी इज हैप्लॉइड। क्या ये सीड बियरिंग है? क्या ये सीड बनाता है? क्या ये स्पर्मेटोफाइट है? नहीं, इट इज नॉट, या नन स्पर्मेटोफाइट, स्पर्मेटोफाइटा। इस सीड नहीं बनाता, नॉन स्पर्मेटोफाइटा है। क्या ये ट्रैकियोफाइटा है? नहीं। जब ट्रैकियोफाइटा नहीं होता तो हम इसको ए ट्रैकियोफाइटा कह देते हैं, या फिर हम इसको नॉन वास्कुलर कह देते हैं, नॉन वैस्कुलर। ठीक है, क्योंकि वास्कुलर बंडल नहीं होता तो हम उसको नॉन वास्कुलर कहते हैं। तो ये 4 पॉइंट पढ़ो। ठीक है, अब आएंगे आगे। और एक चीज़ और लिखना, इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जाइगोट के इसमें माइटोसिस होती है कि मियोसिस। अगर हम माइटोसिस करते थे तो वहाँ पर स्पोरोफाइट बन जाता था बहुत बड़ा सा, तो वो तो बनता नहीं है इसमें, तो इसमें मियोसिस होती है। जाइगोट की मियोसिस होती है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट है, मेन छोटे छोटे पॉइंट लिख दिए मैंने एल्गी के, उसी से रिलेटेड है जो अभी तक पढ़ा है, रिलेट ही कर रहे हैं बस। अब इसकी बात करते हैं कि जो एल्गी है ना, ये मिलती कहाँ पे? हर जगह मिलती है क्या? हर जगह तो नहीं मिलती भाई, मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ पे तो नहीं है, तो हर जगह तो नहीं हो सकती।
तो देखते हैं है कहाँ। जब हम ये बात करते हैं ना एल्गी मिलती कहाँ पे है, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं हैबिटाट। एक सेकंड यार, ये तार उलझ गया, इसको ठीक करो, एक सेकंड देना बस, जस्ट 1 सेकंड। डन डन, आ जाओ। तो जब हम ये बात करते हैं कि ये चीज़ मिलती कहाँ पे है, तो हम उस बात को कहते हैं हैबिटाट। तो हम कहते हैं एल्गी इज एक्वेटिक। एल्गी एक्वेटिक है। एक्वेटिक मतलब पानी में मिलती है भाई, लैंड पे नहीं मिलती है। तो एल्गी इज एक्वेटिक। तो एक्वेटिक में भी पानी पे मिलना भी 2-3 चीज़ें दर्शाता है। एक तो फ्रेश वाटर, साफ पानी, जैसे तालाब का पानी, रिवर्स का पानी जो कि हम पी सकते हैं, वैसा पानी फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में भी 2 टाइप होती है। जैसे हमने कोई पॉन्ड सा बना दिया तो वो पॉन्ड तो ऐसे ही रहेगा ना, वो चलेगा तो है नहीं। अब या फिर रिवर हो गई, जैसे यमुना रिवर हो गई, गंगा रिवर हो गई, ये बहती है, यहाँ पे पानी बहता है। तो बहने वाले को हम अलग कहते हैं, बहने वाला एक अलग चीज़ हो गई, रुका हुआ पानी अलग हो गया। तो रुके हुए पानी जैसे पॉन्ड के पानी को हम कहते हैं स्टैंडिंग वाटर। और जो पानी बहता है तो उसको हम कहते हैं या तो फ्लोइंग वाटर कह दो, या फिर कुछ भी कह लो, फ्लोइंग वाटर कह दो, फ्लोइंग वाटर कह दो, रिवर वाटर कह दो, ठीक है, रिवर, ठीक है। तो एल्गी स्टैंडिंग वाटर में भी मिलती है, फ्लोइंग वाटर में भी मिलती है, ठीक है। सेकंड थिंग, एल्गी मिलती है मैरीन में। मैरीन का क्या मतलब? खारा पानी, समुंदर वगैरह का पानी। खारा पानी मतलब जिसको हम डायरेक्ट पीते नहीं है, नमक वगैरह बहुत ज़्यादा होता है इसमें। समुंदर वगैरह का पानी को हम खारा पानी कहते हैं, यानी कि मैरीन। तो मैरीन में भी पॉइंट है, डीप सी, बहुत ही ज़्यादा गहराई में। अरे बहुत ज़्यादा गहराई में यार, जहाँ पे लाइट ही नहीं हो, लिख सकते हैं नो लाइट। लाइट ही नहीं है। आगे बात करते हैं। एक होता है ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश वाटर क्या चीज़ है? ब्रैकिश वाटर हम कहते हैं जहाँ पे फ्रेश वाटर मिक्स विद मैरीन। हम कहते हैं जहाँ पे फ्रेश वाटर मैरीन से मिक्स करे ना, वहाँ पे भी मिलती है ये। डीप सी में मिल गई, ब्रैकिश वाटर में मिल गई, और मिलती है वार्म वाटर में। थोड़े गर्म पानी में भी मिल जाती है। अच्छा जी। और कुछ अजीब सी जगह मिलती है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ठीक है। सम अनवांटेड जगह, सम अनवांटेड जगह, सम अनवांटेड हैबिटाट। कुछ ऐसी जगह जहाँ पे हम एक्सपेक्ट ना करें कि हाँ जी ये मिल जाएगी, वहाँ पे भी मिल जाती है भाई। कैसे? एक हम कह सकते हैं स्नो पे मिल जाती है, बर्फ़ पे। बर्फ़ पे सोचोगे यार ये मिल जाएगी, मिल जाती है यार ऑन स्नो। ये तो फिर भी ठीक है। जानवरों पे मिल जाती है भाई। एक बियर होता है स्लोथ बियर, ऑन स्लोथ बियर मिल जाती है। और एक स्नेल होता है, एक स्नेल के ऊपर भी मिल जाती है। और मान लो आपके पास कोई लकड़ी है,
लकड़ी गीली है, मान लो लकड़ी हमने बाहर रखी हुई थी, बारिश आई, लकड़ी गीली हो गई, फिर हमने एक साइड में डाल दी वो, तो जो गीलापन है ना उसमें मॉइस्चर जो है, लकड़ी जो गीली है उसके ऊपर उगाएगी यार, ऑन वुड। इस पे उगाई। और एक चीज़ और, जैसे ये नदी है, कुछ साइड में से पत्थर अत्थर से पड़े होते हैं ना, ऐसे पड़े होते हैं पत्थर, कोई रिवर के साइड में पत्थर पड़े होते हैं, तो ये ना थोड़े साइड से गीले गीले से नहीं होते, हल्के ना गीले गीले से होते हैं, एक साइड से थोड़े से गीले गीले से होते हैं, मान लो ये गीले गीले से, इस पॉइंट पे उगाएगी, यानी ऑन स्टोन, बट मॉइस्चर अवेलेबल होना चाहिए, मॉइस्चर अवेलेबल, या फिर मॉइस्चर मस्ट बी प्रेजेंट। ठीक है, मॉइस्चर ज़रूर होना चाहिए। तो इतना ही है इसका हैबिटाट, लिख लो। एल्गी एक्वेटिक होती है, फ्रेश वाटर में मिल जाती है, मेरीन में भी मिल जाती है। फ्रेश वाटर में, स्टैंडिंग वाटर में मिल जाएगी जैसे पॉन्ड वगैरह, फ्लोइंग वाटर में मिल जाएगी जैसे रिवर वगैरह। ठीक है, मेरीन की बात करेंगे तो डीप सी में मिल जाती है जहाँ पे लाइट ही नहीं हो। ब्रैकिश वाटर में मिल जाती है, यानी कि फ्रेश वाटर मिक्स विद मेरीन, उस जगह पे मिल जाएगी। वार्म वाटर, जहाँ पे कभी बार गरम गरम झरने होते हैं वहाँ पे भी मिल जाती है कभी बार। कुछ अजीब सी जगह जहाँ पे हम एक्सपेक्ट ना करें वहाँ पे भी मिल जाती है, जैसे स्नो पे मिल जाएगी। एक स्लोथ बेयर नाम का भालू होता है, बड़ा आलसी होता है, उसके ऊपर भी उगाती है। वुड पे उगाती है, स्टोन पे उगाती है, मॉइस्चर जहाँ पे प्रेजेंट हो, यानी बेसिकली इसको या तो पानी दे दो या फिर मॉइस्चर दे दो, वहाँ पे उगाती है ये। और ये स्लोथ बेयर पे भी मॉइस्चर की वजह से ये उगाती है। नोट कर लो इसे, 1 2 3 4 5 बिठा रहा हूँ। तीन एल्गी आती है हमारे पास, ग्रीन एल्गी, एक आती है ब्राउन एल्गी, एक आती है रेड एल्गी। तीन एल्गी आती हैं। अब इसमें इसका हैबिटाट देखते हैं, क्या देख रहे हैं हम लोग, हैबिटाट। ग्रीन एल्गी में कहाँ कहाँ मिलती है, यहाँ पे मेनली फ्रेश वाटर में मिलेगी है, मेनली फ्रेश वाटर में मिलेगी, लेकिन कभी कभार मेरीन में भी मिल जाएगी। कुछ कुछ हैं जो मेरीन में मिल जाती हैं, प्लस मेरीन, ज़्यादातर फ्रेश वाटर में मिलेगी। ब्राउन एल्गी मेनली मेरीन, रेड एल्गी मिलेगी मेनली मेरीन, और मिलेगी प्लस डीप सी, प्लस में हमें वार्म वाटर। ये और नोट कर लो, क्लासिफिकेशन में ये हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा। रब कर रहा हूँ, एक चीज़ हमने पढ़ ली, अब आते हैं दूसरी चीज़ पे, स्ट्रक्चर। अब जो स्ट्रक्चर है, एल्गी का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, सोचो। क्या एल्गी यूनिसेलुलर होगी? हाँ जी होगी। क्या मल्टी सेलुलर होगी? हाँ जी होगी। क्या मतलब हुआ इसका, यूनिसेलुलर भी मिल रही है, मल्टी सेलुलर भी मिल रही है,
और अगर साइज़ की बात करें तो बहुत छोटी भी है और 100 मीटर तक लंबी भी है। हाँ जी, 100 मीटर। हमारी तुम्हारी हाइट कुछ 1.5 या 2 मीटर के आसपास होती है, 1.5 मीटर के आसपास होती है, और ये 100 मीटर लंबी भी मिलती है। तो एनसीईआरटी एक पॉइंट लिखती है कि एल्गी की जो फॉर्म है और साइज़ में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। रुक जाओ, एक 2-3 पॉइंट और लिखता हूँ, उसके बाद लिखूँगा इसे। पहले लिखता हूँ कि ये नॉन डिफरेंशिएटेड है, थैलॉइड है, फोटोसिंथेटिक है, पहले इसको ही समझ लेते हैं। पहला वर्ड आता है थैलॉइड। थैलॉइड का क्या मतलब होता है? अभी हम बाहर गए, किसी पार्क वगैरह में गए, तो हमने एक प्लांट देखा जिसकी हमको स्टेम दिख रही है, स्टेम दिख रही है, जो बना देता हूँ मैं। ये मान लो ये स्टेम है, ये लीव्स हैं, ये रूट है, ठीक है, ये रूट है। तो जिस प्लांट की हमको लीफ अलग दिख रही है, स्टेम अलग दिख रही है, रूट अलग दिख रही है, तो ये होता है डिफरेंशिएटेड। तो हम इसको डिफरेंशिएट कह सकते हैं कि लीफ अलग दिख रही है, स्टेम अलग दिख रही है, रूट अलग दिख रही है। थैलॉइड का मतलब ही होता है नॉन डिफरेंशिएटेड, और नॉन डिफरेंशिएटेड का मतलब होता है कि कुछ नहीं पता चल रहा कि लीफ क्या है या नहीं है, रूट है या नहीं है। पहली बात तो रूट होती नहीं है, एल्गी के अंदर रूट वगैरह नहीं होती, इसलिए इसको थैलॉइड कहते हैं कि नो रूट, नो जाइलम फ्लोएम, नो लीफ, नो स्टेम, कुछ भी नहीं है, बस ग्रीन है। ग्रीन होती है इसलिए फोटोसिंथेसिस कर देती है, फोटोसिंथेटिक होती है। तो थैलॉइड का मतलब समझे? जिसमें ना रूट हो, ना स्टेम हो, ना लीफ हो, बस एक थैलस टाइप का स्ट्रक्चर हो, कुछ भी दिख रहा है बट उसमें ना लीफ है, ना रूट है, ना स्टेम है, ठीक है। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है थोड़ा एल्गी का, ठीक है। ये मिटा दो यार, ये लिख लेना। सेकंड थिंग, एल्गी की फॉर्म एंड साइज बड़ी डिफरेंट होती है। तो फॉर्म की बात करते हैं, एल्गी की फॉर्म की बात करते हैं, जिसमें हम लोग कहते हैं ये यूनिसेलुलर भी हो सकती है, इट कैन बी यूनिसेलुलर। बढ़िया बात है, यूनिसेलुलर के उस एग्जांपल दे सकते हैं हम लोग। क्लेमाइडोमोनस और एक है क्लोरेला। ये मोटाइल होता है, ये नॉन मोटाइल होता है। क्लेमाइडोमोनस मोटाइल है और ये नॉन मोटाइल है, ठीक है। सेकंड थिंग, क्या ये मल्टीसेलुलर भी हो सकता है? ये मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। मल्टीसेलुलर में भी दो टाइप हैं, एक तो फिलामेंटस, अभी मैंने फिलामेंटस एल्गी लाइफ साइकिल में पढ़ाई थी, वैसे ही इसका भी एक पार्ट है फिलामेंटस। फिलामेंटस कैसे कैसे? एक तो स्पाइरोगायरा, एक क्लैडोफोरा,
स्पायरोगैरा और क्लेडोफोरा आ जाती है हमारे पास फिलामेंटस में। एक और आती है स्पायरोगैरा, क्लेडोफोरा, यूलोथ्रिक्स, ये आ जाती है हमारे पास फिलामेंटस में। ठीक है, अब दूसरी है कॉलोनियल। कॉलोनियल, कॉलोनियल मतलब जो कॉलोनी में रहते हैं। ऐसे बहुत सारे सेल्स कॉलोनी में रहते हैं। देखो इस हाथ पे बहुत सारे सेल्स होंगे। कुछ सेल अकेले रहना पसंद करते हैं, यूनिसेलुलर। कुछ मल्टी सेलुलर है, जिसमें कुछ ऐसे रहना चाहते हैं कि झुंड में रहे। जैसे कुछ जानवर ऐसे हैं जो झुंड में रहते हैं। उसी तरीके से कुछ बैक्टीरिया ऐसे, मतलब बैक्टीरिया के कुछ एल्गी के जो हैं, एल्गी के मेंबर जो कॉलोनी में रहना चाहते हैं, जैसे कि वॉलवॉक्स। सीधा क्वेश्चन आता है, वॉलवॉक्स के बारे में सीधा क्वेश्चन आता है। ठीक है, 2 बार आ चुका है कॉलोनियल के बारे में, वॉलवॉक्स का 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। इसको लिख लो, आगे बढ़ते हैं। रख करो। अब एक आती है कि अभी तो हमने बात करी कि एल्गी नॉन डिफरेंशिएटेड है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, यानी जिसके रूट लीफ वगैरह कुछ डिसाइड ना हो। बट एक चीज़ है कि सम डिफरेंशिएटेड थैलस, अब डिफरेंशिएटेड का मतलब ये नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएटेड, थोड़ा बहुत है उन सब के मुकाबले। एग्जाम्पल है इसका कारा, एक ग्रीन एल्गी है कारा, एग्जाम्पल से समझ ही गए होंगे। तो इसका एक डायग्राम दे रखा है, लेकिन थोड़ा आगे दिया है, वो अभी पढ़ रहे हैं। ये जो चीज़ है ये है फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये जो चीज़ है ये है मेल सेक्स ऑर्गन। इसको हम कहते हैं oogonia, इसको हम कहते हैं एंथेरिडियम। ठीक है, इसका एक और नाम भी है ग्लोब्यूल। इसका भी एक और नाम है जिसको हम कहते हैं न्यूक्यूल। ये याद रखना, क्वेश्चन इस बात पे आया था कि कौन सा अपर है कौन सा लोअर है। ये अपर है, ये लोअर है। ये अपर है, ये लोअर है। बस अपर और लोअर पे क्वेश्चन आया था, तो इस बात को भी हम अच्छे से पढ़ के याद रखेंगे। कारा का ये डायग्राम है, एनसीईआरटी में आपको दिख जाएगा, 12th वाली बुक में आपको ये दिखेगा, फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में। ठीक है, तो थैलस की तो बात कर ली। एक एल्गी है जो 100 मीटर तक चली जाती है, 100 मीटर तक लंबी है। मोस्ट स्टार में बना के लिख लो, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्राउन एल्गी कैन ग्रो अप टू 100 meters। एग्जाम्पल कैल्प। कैल्प नाम की एक ब्राउन एल्गी है जो कि 100 मीटर तक लंबी होती है। मैरीन में होती है ये, मैरीन वाला पानी बहुत गहरा होता है और बहुत दूर तक होता है, तो वहाँ पे 100 मीटर तक उग जाती है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर की बात हो गई।
हाँ जी, हो गई। तो अभी तक हमने बात करी कि बाहर से एल्गी कैसे दिखती है। अब हम इसके सेल की डिटेल की बात करते हैं।